स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पर 9 मार्च 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए हैं। समाचार पत्रों का निचोड़ जो आपके यूपी पीसीएस, बीपीएससी, हाईकोर्ट, आरओ, लेखपाल, यूपीएसआई, यूपीपी तथा अन्य सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। जहां भी करंट अफेयर पूछे जाते हैं सारी परीक्षाओं के लिए देखा जाए तो वन स्टॉप सोल्यूशन है। और हमने अपने प्रेजेंटेशन का तरीका भी थोड़ा चेंज किया है। और यहाँ पर देखा जाए जो परिवर्तन है वो परिवर्तन आपको याद करने में बहुत आसानी होगी चीज़ों को अब। और मेन बात क्या होती है कि करंट अफेयर डेली की कुछ ना कुछ घटनाएं होती हैं, घटित होती हैं। अब उन घटनाओं को याद रखना बहुत जो कठिन कार्य होता है, दुष्कर होता है। ठीक है, बहुत सा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं, आप याद ना कर पाए तो भी समस्या है। तो इस वजह से जो प्रेजेंटेशन का तरीका है वो भी थोड़ा चेंज किया गया है ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो। और टू द पॉइंट करंट अफेयर पे हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, लिमिटेड कंटेंट जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, एग्जाम में जितना पॉइंट पूछे जाते हैं उन्हीं पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए जो हमारा डेली करंट अफेयर होता है मासिक पैकेज के रूप में हमने डिजाइन करके रखा है। इस वीडियो के पिन कमेंट को आप चेक करेंगे तो मार्च महीने का मासिक पैकेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और आपको पीडीएफ वगैरह सब कल से यहाँ पर देखा जाए। आज आपको जो हिंदी और इंग्लिश की और फरवरी महीने की जो पीडीएफ थी, होली की वजह से देखा जाए तो अवकाश भी था और बीच में जो कुछ दिन क्लासेस नहीं आ पाई थी तो इस वजह से देखा जाए व्यक्तिगत कारणों से तो जो पीडीएफ थी वो पीडीएफ आपको अभी तक मिली नहीं थी, लेकिन आज वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, और बाकी जो मार्च महीने की पीडीएफ पेंडिंग पीडीएफ है वो भी सारी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जयंत चौधरी को इंडिया यूके अचीवर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 किसको सम्मानित किया गया है? जयंत चौधरी को। इनके साथ कुछ अन्य लोगों को भी सम्मानित किया गया है, लेकिन यहां पर जयंत चौधरी का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपका इनका नाम याद रखना है। ठीक है, यहां पर देख लेते हैं। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी को इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। यहां पर देखा जाए ये सम्मान समारोह कहां पर प्रदान किया गया? तो लंदन यूनाइटेड किंगडम में आयोजित वार्षिक सम्मेलन के दौरान यह सम्मान इन्हें प्रदान किया गया है। ठीक है, प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो यहां पर देखा जाए नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एंड एलुमनाई यूनियन। ठीक है, यहां पर देखा जाए नेशनल इंडियन स्टूडेंट एंड एलुमनाई यूनियन के द्वारा जो इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 है ये किसे प्रदान किया गया है? तो जयंत चौधरी को प्रदान किया गया। यहां पर आप देख सकते हैं फोटो। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए यह पुरस्कार उन प्रभावशाली भारतीयों को दिया जाता है जिन्होंने ब्रिटेन में शिक्षण संस्थानों में से शिक्षा प्राप्त की है। यानी कि जो ये पुरस्कार है इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 ये किसको प्रदान किया जाता है? तो ये पुरस्कार जो होता है उन प्रभावशाली भारतीयों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने ब्रिटेन की जो शिक्षण संस्थान थी वहां से शिक्षा प्राप्त की है। अब ये जो जयंत चौधरी हैं इन्होंने कहां से शिक्षा प्राप्त की है? तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अध्ययन किया है। ठीक है, और वर्ष 2026 में देखा जाए तो 7 प्रमुख भारतीय हस्तियों को सम्मानित किया गया है। यानी कि इस बार देखा जाए तो कितने भारतीय हस्ती जो है उनको इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कुल 7 लोगों को सम्मानित किया गया है। और उन 7 लोगों में देखा जाए तो जयंत चौधरी का नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, और ये लंदन में अवार्ड प्रदान किया जाता है। मुख्य उद्देश्य ये मतलब जो विषय है यहाँ पर देखा जाए किस लिए प्रदान किया जाता है, तो जो भारतीय प्रभावशाली भारतीय जो ब्रिटेन में शिक्षण ग्रहण करते हैं, वहां की जो शिक्षण संस्थान है वहां से शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनको ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। और यहाँ पर देखा जाए जयंत चौधरी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अध्ययन इन्होंने किया, इस वजह से इनको प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। और यहाँ पर देखा जाए जो अवार्ड वाला सेक्शन है या पुरस्कार वाला सेक्शन जो है उस दृष्टिकोण से भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली खबर पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखा जाए फ्रीबीज से राज्यों का वित्त पर दबाव। ठीक है, जो फ्रीबीज है इससे राज्यों के वित्त पर दबाव, एक रिपोर्ट आई है एसबीआई की। ठीक है, एसबीआई की एक रिपोर्ट आई है। जो फ्रीबीज कल्चर है ना कि भारत में देखा जाए तो हर राज्य में कल्चर सा चल गया है फ्रीबीज का कि हमारी सरकार आती है तो हम ये फ्री देंगे, हमारी सरकार आती है तो हम वो फ्री देंगे, महिलाओं को इतना देंगे, पुरुषों को इतना देंगे, बच्चों को इतना देंगे, बालिकाओं को ये देंगे, सारी चीजें चलती हैं फ्रीबीज। ठीक है, तो फ्रीबीज कल्चर देखा जाए तो एक तरीके से लोगों की आदत भी बन गई है। अब उस पर देखा जाए एसबीआई की एक रिपोर्ट आई है। ठीक है, अब यहां देखा जाए चुनाव सुधार से संबंधित जो पॉइंट आपके जीएस पेपर 2 में पूछे जाते हैं, निबंध में पूछे जाते हैं, ठीक, वहां पर आपको इस रिपोर्ट को मेंशन भी कर सकते हैं। यहां पर देखा जाए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में चुनावी फ्रीबीज यानी कि मुफ्त उपहार योजना पर चिंता भी जताई गई है। यहां पर देखा जाए फ्रीबीज के कारण कुछ राज्यों के खजाने पर जीडीपी का लगभग 2.7% तक बोझ पड़ रहा है। ठीक है, जो जीएसडीपी है राज्य की, जो जीएसडीपी है उस पर देखा जाए लगभग 2.7% तक बोझ पड़ रहा है कुछ राज्यों में फ्रीबीज के कारण। ठीक है, यहां पर देखा जाए इससे प्रभाव क्या हो रहा है कि इससे सरकार की महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएं और विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं, उनमें बाधा उत्पन्न हो रही है। अब यहां पर चुनावी संदर्भ भी बताया गया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान नगद हस्तांतरण तथा मुक्त
उपहार देने की प्रवृत्ति इससे बढ़ रही है। ठीक है, यहां पर देखा जाए एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जो विधानसभा चुनाव होते हैं ना, उस दौरान बहुत से दावे किए जाते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये प्रदान करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो वो प्रदान करेंगे, वही सारी बात यहाँ पर बताई गई है। तो इस चीज को आप मेंशन कर सकते हैं अपना जो जीएस पेपर 2 का पेपर है, ठीक, जीएस पेपर 2, वहां पर जो चुनाव सुधार का टॉपिक है, ठीक है, चुनाव सुधार, ठीक, साथ साथ में निबंध में भी अगर पूछा जाए तो फ्रीबीज यहाँ पर देखा जाए, इस पर जो रिपोर्ट आई है इस रिपोर्ट को आप मेंशन कर सकते हैं। और रिपोर्ट और इंडेक्स, ये सारे पॉइंट्स आपके मुख्य परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण होते ही हैं। ठीक, किसी भी प्रश्न की देखा जाए तो सार्थकता सिद्ध करने के लिए आप किसी रिपोर्ट को, किसी इंडेक्स को मेंशन करिए, आपका उत्तर बेहतर दिखता है। चलिए आगे देखते हैं, सुझाव क्या बताए गए हैं रिपोर्ट में। रिपोर्ट में खर्च की सीमा तय करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की सिफारिश की गई। मतलब राज्यों को अपना वित्तीय अनुशासन बनाए रखना चाहिए, जानना चाहिए कि हाँ राज्य पर वित्तीय, जो राज्य का जो जीएसडीपी है उस पर फ्रीबीज का नकारात्मक असर पड़ता है। इस बात को सरकारों को ध्यान में रखना चाहिए और ऐसे ही वादे करने चाहिए जिनको वो पूरा कर सके। ऐसे वादे ना करें जो जीएसडीपी पर नकारात्मक असर डालें। ठीक है, कुछ अन्य सुझाव भी यहां बताए गए हैं। मुफ्त उपहार के बजाय रोजगार सृजन, दीर्घकालिक विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता भी इस रिपोर्ट में बताई गई है। ठीक, तो ये है एसबीआई की रिपोर्ट, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें की गई हैं, उन बातों को हमने सब समझा। आगे देखते हैं हमारी अगली खबर क्या है। यहां पर देखा जाए धारीदार लकड़बग्घा। अब ये है धारीदार लकड़बग्घा, जैसे जेब्रा होता है ना, जेब्रा को कुछ लोग चित्तीदार घोड़ा भी कहते हैं। ठीक है, जेब्रा जैसे होता है चित्तीदार घोड़ा, उसी प्रकार से देखा जाए ये धारीदार लकड़बग्घा है। इसको जो सीएमएस है, ठीक है, सीएमएस कौन, यहां पर देखा जाए कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज के अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2 में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। अब ये जो प्रस्ताव रखा है किसके द्वारा रखा गया है, तो यहां पर 2 देश है। वो 2 देश कौन कौन से हैं, तजिकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। ये जो लकड़बग्घा है मुख्य रूप से देखा जाए तो तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में पाया जाता है। ठीक है, और उन्हीं के द्वारा देखा जाए ये जो धारीदार लकड़बग्घा है, ठीक, इसको सीएमएस यानी कि कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। चर्चा करते हैं ये सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा। जो सीएमएस सम्मेलन है इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा, इस बार देखा जाए तो COP15 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15वां संस्करण है, आप इतना जाने रहिए COP15 है ये। ठीक है, COP15 का मतलब सीएमएस का COP15। ठीक, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 है। ठीक है, यहां पर देखा जाए प्रस्ताव रखा जाएगा। और ये जो सीएमएस 15 है इसका आयोजन कब किया जाएगा, 23 से 29 मार्च 2026 को किया जाएगा। और ये आयोजन कहां पर होगा, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भी हो जाता है, डायरेक्टली भी पूछ सकता है। सीएमएस COP15 के बारे में आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है, क्योंकि पीवाईक्यू में डायरेक्टली पूछा भी है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आयोजन जो हो रहा है वो कहां पर हो रहा है और कब हो रहा है, तो कैंपो ग्रांडे ब्राजील में इसका आयोजन किया जाएगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक, 23 से लेकर 29 मार्च 2026 को इसका आयोजन किया जाएगा। अभी जो प्रस्ताव रखा गया है, प्रस्ताव रखने के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, यहां पर देखा जाए प्रजातियों को जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि कन्वेंशन माइग्रेटरी स्पीसीज है, इनमें देखा जाए जो अपेंडिक्स फर्स्ट है तथा अपेंडिक्स 2 है, इसमें शामिल कर वैश्विक स्तर पर इनका कड़ा संरक्षण प्रदान करना। ठीक है, वैश्विक स्तर पर देखा जाए इनको कड़ा संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से ही देखा जाए तो यहां पर इसमें सम्मिलित किया जाएगा। चलिए अब देखते हैं संरक्षण की स्थिति की बात कर लेते हैं। तो जो IUCN के द्वारा रेड लिस्ट जारी की जाती है, ठीक, IUCN के द्वारा रेड लिस्ट जारी की जाती है, इसमें जो धारीदार लकड़बग्घा है इसको नियर थ्रेटेंड यानी कि देखा जाए तो नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में रखा गया है। रेड लिस्ट में किस कैटेगरी में रखा गया है, नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में रखा गया है। और ऐसे सवाल देखा जाए अक्सर यूपीएससी पूछ लेता है। ठीक है, यूपीएससी में ऐसे सवाल अक्सर पूछे गए हैं। आप जो एनवायरमेंट का पीवाईक्यू है यूपीएससी का उठा के देखेंगे तो ये सब सवाल बहुत पूछे जाते हैं कि IUCN की किस कैटेगरी में सम्मिलित है। ठीक है, अब यहाँ इनकी जनसंख्या की बात कर ले तो विश्व में लगभग 5000 से 10,000 के आसपास, ठीक है, 10,000 के आसपास यहाँ पर देखा जाए इनका अनुमान है। ठीक, लकड़बग्घों का अनुमान है, जो मतलब धारीदार लकड़बग्घे जो है इनकी संख्या जो है यहाँ पर देखा जाए लगभग 10,000 पूरे विश्व में बताई गई है। चलिए आगे देखते हैं हमारी अगली खबर क्या है, और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। ठीक, देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। RM नच्चम्मई, ठीक है, RM नच्चम्मई बनी भारत की परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला प्रमुख। ठीक है, यहां पर देखा जाए
परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? इनका नाम याद रखिएगा। भारत में किसी भी जो अभी देखा जाए वर्किंग परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसमें महिला प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है? इनका नाम है R.M. नच्चम्मई। ठीक है, यहां पर देखा जाए न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL के अंतर्गत कैगा जनरेटिंग स्टेशन, जो कैगा है कहां पर अवस्थित है? कर्नाटक में अवस्थित है। इसमें यूनिट 4 और यूनिट 3 और यूनिट 4 की चीफ सुपरिटेंडेंट इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, नाम याद रखिए, R.M. नच्चम्मई। इनको न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा कैगा जनरेटिंग स्टेशन में देखा जाए तो चीफ सुपरिटेंडेंट नियुक्त किया गया है। इनकी जो नियुक्ति है वो कब प्रभावी होगी? तो 15 मार्च 2026 इनकी नियुक्ति प्रभावी हो जाएगी। यहां पर देखा जाए विशेष उपलब्धि क्या है, वह भारत की किसी कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र में नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। ठीक है, यहां पर देखा जाए ये पहली महिला है जो नेतृत्व कर रही है किसी भी कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र में। ठीक है, अनुभव के बारे में चर्चा कर ले तो उन्होंने परमाणु ऊर्जा संयंत्र संचालन में 35 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां पर देखा जाए तो NPCIL में प्रशिक्षण के दौरान उन्हें विक्रम साराभाई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, यानी कि यहां पर आपको नाम याद रखना है R.M. नच्चम्मई। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और खासकर देखा जाए जो प्रशासनिक इकाई है, प्रशासन, जैसे महिलाओं की भूमिका पूछी जाती है ना, कि चुनाव में महिलाओं की भूमिका या नीति निर्माण में महिलाओं की भूमिका, और देखा जाए प्रशासन में महिलाओं की भूमिका। ठीक है, ऐसे पॉइंट पूछे जाते हैं। तो भारत में जो पहली महिला आप नोट करते हैं ना, आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भी होता है, साथ साथ परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि R.M. नच्चम्मई जो है ये भारत में देखा जाए तो किसी भी संचालित परमाणु ऊर्जा संयंत्र में देखा जाए नियुक्त होने वाली पहली चीफ सुपरिटेंडेंट है। ठीक है, पहली महिला बनी है नेतृत्व करने वाली। चलिए आगे देखते हैं, ससून डॉक के बारे में चर्चा करते हैं। जो ससून डॉक के आधुनिकीकरण हेतु महाराष्ट्र और फिनलैंड के बीच में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। ठीक है, एग्जाम में क्या पूछेगा? एग्जाम में आपसे सीधे पूछेगा कि ससून डॉक के पुनर्निर्माण या आधुनिकीकरण के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा किस देश के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है? ठीक, सवाल पूछा तो ऐसे पूछेगा, तो आपको सीधे सीधे टिक कर देना है फिनलैंड। ठीक, ये तो हो गया करंट का सवाल। अगर स्टैटिक में जाना है इसको तो ये पूछेगा कि ससून डॉक है वो कहां पर अवस्थित है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र में अवस्थित है। यहां पर देखा जाए महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के ससून डॉक के आधुनिकीकरण के लिए फिनलैंड की 3 कंपनियों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है। देखा जाए तो यह समझौता महाराष्ट्र फिशरीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया है। मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ससून डॉक की आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल मत्स्य बंदरगाह के रूप में विकसित करना। ठीक है, याद रखिएगा ये जो ससून बंदरगाह है ये कहां पर अवस्थित है? ये मुंबई में अवस्थित है। ठीक है, मुंबई में अवस्थित है और इसके आधुनिकीकरण के लिए फिनलैंड के साथ महाराष्ट्र सरकार ने समझौता किया है। ठीक है, देखा जाए तो प्रमुख पहल यहाँ पे क्या क्या होंगी? तो प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकिल, फिशिंग नेट मैनेजमेंट और उन्नत तकनीकी के उपयोग से मत्स्य उद्योग में दक्षता को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका महत्व क्या है? तो यहां पर देखा जाए ससून डॉक भारत के सबसे पुराने और प्रमुख मत्स्य बंदरगाहों में से एक है। यानी कि जो ससून डॉक है ये भारत के सबसे पुराने तथा प्रमुख मत्स्य बंदरगाह जो है उनमें एक है। यहाँ पर जो मछली उत्पादन होता है बहुत अधिक होता है। चलिए आगे देखते हैं, पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026। अब ये जो पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 है इससे संदर्भित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट है उनमें टू द पॉइंट हम लोग बातें करते हैं। सबसे पहले तो इसकी आयोजन तिथि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 25 मार्च से 6 अप्रैल 2026 तक आयोजित होंगे। ठीक है, 25 मार्च से 6 अप्रैल तक आयोजित होंगे। कहां पर इसका आयोजन किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ में देखा जाए कहां कहां पर जो मेन इवेंट होंगे वो कहां कहां पर होंगे? छत्तीसगढ़ के रायपुर में होंगे, जगदलपुर में होगा और सरगुजा में होगा। ठीक है, ये 3 प्रमुख स्थल है जहां पर देखा जाए पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल आयोजित किया जाएगा। अब जैसे पहला खेलो इंडिया गेम पूछा जा चुका है, खेलो इंडिया विंटर गेम पूछा जा चुका है, खेलो इंडिया यूथ गेम पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। अब यहां पर जो जनजातीय खेल है ये भी आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। क्या आप बता सकते हैं जो जनजातीय दिवस होता है? ठीक है, यहां पर देखा जाए जनजातीय दिवस ये कब मनाया जाता है? ठीक, जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस, ठीक, ये कब मनाया जाता है? आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कमेंट में लिखना। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर देखा जाए हमने जो वेन्यू है वेन्यू के बारे में चर्चा कर ली। छत्तीसगढ़ में आयोजित तो किया जाएगा पहला जो जनजातीय खेल है, पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल
25 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चलेगा और छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में मुख्य रूप से रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में इसका आयोजन किया जाएगा। यहां पर देखा जाए इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है, तो केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री जो है मनसुख मांडविया उनके द्वारा घोषणा की गई है। प्रमुख खेल यहां पर कौन कौन से होंगे देखा जाए तो एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, आर्चरी और स्विमिंग तथा रेसलिंग। 7 पदक स्पर्धाएं होंगी यहां पर, ठीक है। 7 प्रमुख पदक स्पर्धाएं होंगी, कौन कौन सी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, आर्चरी, स्विमिंग और देखा जाए रेसलिंग, ठीक है। साथ ही साथ यहां पर कुछ डेमो खेल भी होंगे। डेमो खेल में कौन कौन से होंगे, कबड्डी और मलखंभ, ठीक है, कबड्डी और मलखंभ। क्या आप बता सकते हैं मलखंभ किस राज्य का राजकीय खेल है, ठीक है। तो मलखंभ जो है ये मध्य प्रदेश का, किसका, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल भी है, ठीक है, राजकीय खेल है। चलिए आगे देखते हैं। शुभंकर क्या है, जो पहला जनजातीय, ठीक है, खेलो इंडिया जनजातीय गेम्स है, इसका शुभंकर क्या है, इसका शुभंकर है मोरवीर। क्या है, मोरवीर, जो जनजातीय युवाओं की शक्ति और साहस का प्रतीक है, ठीक है। तो आपको शुभंकर भी याद रखना है। आपको देखा जाए एग्जाम के दृष्टिकोण से टू द पॉइंट सारी चीजें आपको पता चल गई। पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल, ठीक, परीक्षा में पूछेगा। तो अभी तो पदक तालिका आई नहीं है क्योंकि गेम अभी आयोजित हुआ नहीं है। जब गेम आयोजित हो जाएगा, खत्म होगा, समाप्त होगा, तो पदक तालिका भी आपके ऐड कर दी जाएगी। लेकिन अभी जो बेसिक जानकारी है, जो पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल है, उससे संदर्भित जो बेसिक जानकारी वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कहाँ होगा, कब होगा, कितने खेल होंगे, शुभंकर क्या है, ये सारी चीजें आपको बता दी गई हैं, ठीक है। कब होगा, 25 से 6 अप्रैल को होगा। कहाँ होगा, छत्तीसगढ़ में होगा। छत्तीसगढ़ में कहाँ होगा, छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में आयोजित किया जाएगा। किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो आप जानते हैं केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। मुख्य खेल कौन कौन से होंगे, 7 स्पर्धाएं होंगी, ये भी आपको याद रखना है। एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, आर्चरी, स्विमिंग और रेसलिंग। साथ ही साथ कुछ डेमो खेल भी होंगे, मलखंभ और कबड्डी, ठीक है। अब यहाँ पर जो मलखंभ है ये मध्य प्रदेश का राजकीय खेल भी है, ठीक है। इसका शुभंकर क्या है, मोरवीर है, शुभंकर पता चल गया। उद्देश्य क्या है, तो जनजातीय क्षेत्रों में जो खेल प्रतिभा है उनको राष्ट्रीय मंच प्रदान करने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जा रहा है। बस चलिए आगे देखते हैं। एसबीआई ने महिला उद्यमियों के लिए सिंडिकेटेड सोशल टर्म लोन लॉन्च किया है, ठीक है। सिंडिकेटेड सोशल टर्म लोन लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है, एसबीआई ने लॉन्च किया है। और यहां पर देखा जाए जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया गया, इसी अवसर पर एसबीआई के द्वारा महिला उद्यमियों के लिए सिंडिकेटेड सोशल टर्म लोन लॉन्च किया गया है। 7 मार्च 2026 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने महिलाओं के लिए सिंडिकेटेड सोशल टर्म लोन लॉन्च करने की घोषणा की है। और लगभग 50, यहां पर देखा जाए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि लगभग 4600 करोड़ रुपए का ये सिंडिकेटेड सोशल टर्म लोन लॉन्च किया गया है, ठीक है। यहां पर देखा जाए इसकी घोषणा इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर की गई है। यहां पर चर्चा करते हैं इसका उद्देश्य क्या है, ठीक। इसका उद्देश्य महिला उद्यमियों यानी कि जो वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना और नए विस्तारित व्यवसाय को बढ़ावा देना है, ठीक है। अब यहां पर इसकी विशेषता क्या है, विशेषता जान लेते हैं। तो यह भारत का पहला सिंडिकेटेड सोशल टर्म लोन है जो विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शुरू किया गया है। यानी कि विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शुरू किया गया भारत का पहला सिंडिकेटेड सोशल टर्म लोन किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। ऐसा सवाल अगर आपकी परीक्षा में पूछ ले तो सीधे सीधे आपको आंख बंद करके टिक कर देना होगा, कौन सा बैंक, एसबीआई, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। और ऐसे सवाल देखा जाए आपकी परीक्षा में, खासकर यूपी पीसीएस में, ये आईबीपीएस पीओ बैंकिंग क्षेत्र में तो पूछा ही पूछा जाएगा क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का एग्जाम है, मतलब बैंकिंग सेक्टर का करंट अफेयर तो पूछा ही जाएगा। लेकिन यूपी पीसीएस में ऐसे सवाल खूब पूछे जाते हैं। जहां पर भी आ जाए भारत का पहला, उत्तर प्रदेश का पहला, विश्व का पहला, ऐसे सवाल आपको याद रखने हैं, कंठस्थ करके रखना है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि भारत का पहला सिंडिकेटेड सोशल टर्म लोन महिलाओं के लिए किसने लॉन्च किया, तो एसबीआई ने लॉन्च किया है, ठीक है। और यहां पर देखा जाए जो लीड अरेंजर है वो कौन है, तो जापान की जो मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप, ठीक है। यहां पर देखा जाए मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप जो है, यहां पर देखा जाए ये लीड अरेंजर है, ठीक है। मित्सुबिशी का नाम आपने सुना होगा, एक पेंसिल भी आती है मित्सुबिशी की, एक पेन भी आता है मित्सुबिशी का, ठीक है। दिखता तो पतला सा है, पहले मुझे लगता है कि आई थिंक जब पतली सी एक पेन आती थी उसके अंदर केवल रिफिल लगा होता, ट्रांसपेरेंट होती थी, 3-4 रुपए की पेन आती थी पहले, उसी तरीके से मित्सुबिशी का पेन आता है। आई थिंक 90 रुपए का या ऐसे कुछ आता है, लेकिन पतली सी रहती है, चलती बहुत सॉलिड पेन है। चलिए आगे देखते हैं। सेना, आईटीबीपी और बीएसएफ द्वारा सिनर्जी समिट आयोजित किया गया है, ठीक है। यहां पर देखा जाए सेना, आईटीबीपी और बीएसएफ के द्वारा सिनर्जी समिट आयोजित, ठीक है। अब इसका आयोजन कब किया गया था, 7 मार्च 2026 को इंडियन आर्मी ने नॉर्दर्न कमांड
ने आईटीबीपी और बीएसएफ के साथ मिलकर सिनर्जी समिट आयोजित किया। ठीक है, और ये कहां पर आयोजित किया गया था? उधमपुर, जम्मू कश्मीर में। ठीक, जैसे परीक्षा में पूछेगा कि सिनर्जी समिट का आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो यहां पर 3 आपको याद रखना है। इंडियन आर्मी की जो नार्दर्न कमांड है उसके द्वारा, आईटीबीपी और बीएसएफ के द्वारा मिलकर किया गया था। कहां पर किया गया था? उधमपुर, जम्मू कश्मीर में किया गया था। देखा जाए तो नेतृत्व के बारे में चर्चा करें तो उत्तरी कमान के जीओसी इन चार्ज लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने समिट का नेतृत्व किया। ठीक है, ये जो सिनर्जी समिट था इसका नेतृत्व किसने किया था? तो प्रतीक शर्मा के द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सीमा सुरक्षा बल के बीच समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस सिनर्जी समिट का आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे देखें इसका महत्व क्या है। तो ये समिट एलओसी और एलएसी जैसे संवेदनशील सीमा क्षेत्रों पर बेहतर रणनीति और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए आयोजित किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर जो भागीदारी है किसकी किसकी रही, मैंने आपको बता दिया कि सिनर्जी समिट में कौन कौन यहाँ पर पार्टिसिपेंट थे। ठीक है, इंडियन आर्मी का नॉर्दर्न कमांड, साथ ही साथ आईटीबीपी, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ। चलिए आगे देखते हैं हमारी अगली खबर, और नियुक्तियों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी है। ठीक, नियुक्ति के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट खबर भी है। एम जगदीश कुमार बने आईआईएम कोलकाता बोर्ड के अध्यक्ष। ठीक है, आईआईएम कोलकाता बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? एम जगदीश कुमार बने हैं। चर्चा करते हैं तो यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष एम जगदीश कुमार को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, यानी कि बीओजी भी आप शॉर्ट में कह सकते हैं, बीओजी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का अध्यक्ष नामित किया गया है। ठीक है, देखा जाए तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा की गई है। इनका कार्यकाल जो होगा, टेन्योर होगा 4 वर्षों का, 4 वर्षों तक ये इस पद पर रहेंगे। पहले किस पद पर थे? तो यहां पर देखा जाए 2022 से 2025 तक यूजीसी के चेयरमैन रहे हैं। ठीक है, जो एम जगदीश कुमार है ये यूजीसी के चेयरमैन रहे हैं 2022 से 2025 तक। चर्चा करें तो आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। साथ ही साथ इनको एक सम्मान दिया गया, वो सम्मान कौन सा है? पद्मश्री का सम्मान है। ठीक है, अभी 26 जनवरी 2026 को ही, ठीक है, इसी साल 26 जनवरी 2026 को इनको पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। तो ये नाम आप याद रखिएगा, एम जगदीश कुमार आईआईएम कोलकाता बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं और नियुक्ति के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूर्व देखा जाए यूजीसी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय रेलवे ने रेल वन सुपर ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, भारतीय रेलवे के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है, उसका ऐप का नाम क्या है? रेल वन सुपर ऐप। ठीक है, यहां पर देखा जाए भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए रेल वन सुपर ऐप लॉन्च किया है। मुख्य सुविधाएं क्या होंगी इस ऐप में? तो इस ऐप के माध्यम से आरक्षित यानी कि जो रिजर्व और अनरिजर्व दोनों प्रकार के टिकट एक ही प्लेटफॉर्म पर बुक किए जा सकेंगे। यानी कि अब आप फोन के माध्यम से, अभी तक क्या होता था कि आईआरसीटीसी या रेल वन आप उपयोग करते थे तो फोन से जो रिजर्व सीटें होती थी उनको आप बुक करते थे। ठीक है, आरक्षित सीटें आप बुक करते थे, टिकट वहां से आपको मिलता था। लेकिन अब आरक्षित, अनारक्षित, ठीक है, और साथ साथ में जो आप स्टेशन पर जाकर टिकट खरीदते थे वो भी सुविधाएं अब आपको फोन से ही मिल जाया करेंगी। ठीक, तो यहाँ पर देखा जाए आरक्षित अनारक्षित दोनों प्रकार के टिकट एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। कुछ सेवाएं यहाँ कर प्रदान की जाएंगी। कौन कौन सी सेवाएं? जैसे टिकट बुकिंग, ट्रेन की लाइव स्थिति, ई कैटरिंग और अन्य रेल सेवाएं एक ही डिजिटल मंच पर उपलब्ध होंगी। विशेषता क्या है? तो यह ऐप कई अलग अलग रेल सेवाओं को एकीकृत इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म के रूप में यात्रियों को आसान और सुविधाजनक सेवा प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो रेलवे सेवाओं को डिजिटल, सरल और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने के उद्देश्य से इस सुपर ऐप को लॉन्च किया गया है। और ऐप तथा पोर्टल आपके करंट अफेयर के दृष्टिकोण से देखा जाए, ऐप और पोर्टल वाला जो टॉपिक है उस दृष्टिकोण से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां पर जो भारत विश्व विजेता बना है उस पॉइंट पे चर्चा करते हैं। करंट अफेयर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं देख लेते हैं। भारत ने तीसरी बार आईसीसी T20 विश्व कप को जीत लिया है। ठीक है, कहां पर फाइनल आयोजित किया गया था? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में फाइनल मुकाबला आयोजित किया गया था। विजेता कौन रहा? तो भारत विजेता रहा। न्यूजीलैंड को 96 रनों से भारत ने हराया था। ठीक है, यहां पर देखा जाए विशेष उपलब्धि क्या रही? तो भारत ने तीसरी बार आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा तथा लगातार 2 बार खिताब जीतने का गौरव भी हासिल किया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो पुरुष T20, ठीक है, भारत ने लगातार तीसरी बार पुरुष T20 आईसीसी वर्ल्ड कप जीता है और लगातार 2 बार खिताब हासिल किया है। ठीक है, कप्तान कौन? सूर्य कुमार यादव यहां पर कप्तान थे। और भारत का स्कोर क्या रहा? तो 20 ओवर में भारत ने 5 विकेट खोकर 255 रन बनाए थे। ठीक है, चर्चा कर ले तो जसप्रीत बुमराह जो थे इन्होंने 4 विकेट हासिल किया और इस वजह से इनको प्लेयर ऑफ द मैच, फाइनल के जो प्लेयर ऑफ द मैच रहे वो कौन रहे? तो फाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच जो थे वो जसप्रीत बुमराह रहे, जबकि संजू सैमसन जो थे, ठीक है, ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इनको चुना गया।
संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए, जबकि प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने, तो यहाँ पर जसप्रीत बुमराह बने थे। ठीक है, चलिए, तो ये था जो हमने आईसीसी जीता है उसे संदर्भित करंट अफेयर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं, हमारी आज की अंतिम खबर क्या है। ईरान ने नए सर्वोच्च नेता के नाम की घोषणा की है। ईरान के द्वारा देखा जाए तो नए सुप्रीम लीडर के नाम की घोषणा कर दी गई है। यहां पर देखा जाए तो ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर के रूप में देखा जाए तो मोजताब खमेनेई, मोजताब खमेनेई, ठीक, इनके नाम की घोषणा की है। यहां पर देखा जाए वे अपने पिता अयातुल्लाह अली खमेनेई का स्थान लेंगे, यानी कि जो मोजताब खमेनेई है ये कौन है, ये अयातुल्लाह खमेनेई के बेटे हैं। ठीक है, यहां पर देखा जाए पृष्ठभूमि पर चर्चा कर ले तो अली खमेनेई की मृत्यु अमेरिका और इजराइल के शुरुआती हमले के दौरान तेहरान में बताई गई। और यहां पर देखा जाए वर्तमान संदर्भ तो यह घोषणा अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते जो सैन्य तनाव है उसके बीच की गई है। ईरान के सर्वोच्च नेता देश के राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक ढांचे के सबसे शक्तिशाली पद होता है। जो ईरान में देखा जाए जो सुप्रीम लीडर का पद होता है ये राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक ढांचे में सबसे शक्तिशाली और सबसे सर्वोच्च पद होता है। और अब इस पद पर किसको नियुक्त किया गया है, तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं, मोजताब खमेनेई को। अब चलिए चलते चलते कुछ सवाल हैं, इन सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला सवाल क्या कह रहा है कि इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या कह रहा है कि यह पुरस्कार नेशनल इंडियन स्टूडेंट एंड एलुमनाई यूनियन के द्वारा प्रदान किया जाता है। दूसरा कथन कह रहा है कि जयंत चौधरी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पूर्व छात्र हैं। ठीक है, तीसरा कथन कह रहा है कि यह पुरस्कार केवल यूके में कार्यरत भारतीय नागरिकों को प्रदान किया जाता है। अब आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, या पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। ठीक है, तो ये देखा जाए 4 ऑप्शन है और प्रश्न आपके समक्ष है। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि एसबीआई की फ्रीबीज संबंधी रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहां पर देखा जाए पहला कथन कह रहा है कि राज्यों पर फ्रीबीज का बोझ जीएसडीपी का लगभग 5% बताया गया है। इस रिपोर्ट में कितना बताया गया है, लगभग 5% बताया गया है। दूसरा कथन कह रहा है कि रिपोर्ट में चुनावी मुफ्त योजना को बढ़ावा देने की सिफारिश की गई है। ठीक है, तीसरा कथन कह रहा है कुछ राज्यों पर फ्रीबीज का बोझ जीएसडीपी का लगभग 2.7% तक बताया गया है। ठीक है, और तीसरा है कि यह रिपोर्ट आरबीआई द्वारा जारी की गई है। यहां पर चौथा कथन कह रहा है कि रिपोर्ट आरबीआई के द्वारा जारी की गई है। अब आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है। तो एसबीआई की फ्रीबीज संबंधी रिपोर्ट, जाहिर सी बात है चौथा कथन जो है ये तो गलत हो जाएगा। अब 3 जो बचे इनमें से कौन सा सही है ये आप कमेंट करके बताइए। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, धारीदार लकड़बग्घा। ठीक है, इसको सीएमएस में शामिल करने का प्रस्ताव के संदर्भ में सही कथन चुनिए। देखा जाए तो इसे आईयूसीएन द्वारा इंडेंजर्ड घोषित किया गया है। दूसरा कथन कह रहा है सीएमएस COP15 का आयोजन भारत में होगा। ठीक है, तीसरा कथन कह रहा है इसे अपेंडिक्स 1 और 2 में शामिल कर कड़ा संरक्षण देने का प्रस्ताव है। और चौथा कथन यहां पर कह रहा है कि इसकी वैश्विक जनसंख्या देखा जाए तो 50,000 से अधिक है, यानी कि इसकी वैश्विक जनसंख्या 50,000 से अधिक बताई गई है धारीदार लकड़बग्घे की। ये है हमारा तीसरा सवाल, और इनमें से कौन सा कथन सही है ये आपको कमेंट करना है। चौथा सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है बताइए। पहला है RM नच्चमई, इसरो की पहली महिला प्रमुख। दूसरा है M जगदीश कुमार, IIM कोलकाता के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष। तीसरा कथन कह रहा है, यानी कि जो ऑप्शन सी है उसमें देखें तो दीपक गुप्ता, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के CMD। और जो ऑप्शन डी है प्रवीण खानुजा, गेल के CMD। ठीक है, तो अब आपको बताना है यहां पर कि कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, और चलते चलते 5वां सवाल देखते हैं। पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कह रहा है कि इसका आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। दूसरा कथन कह रहा है कि मलकंब और कबड्डी के प्रदर्शन के खेल के रूप में सम्मिलित किया गया है, प्रदर्शन खेल के रूप में सम्मिलित किया गया है। और तीसरा कथन कह रहा है कि शुभंकर का नाम मोरवीर है। अब आपको बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, या पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। ठीक, तो ये है यहाँ पर आपसे 5 सवाल पूछे गए हैं। इन 5 सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
वीडियो कैसा लग रहा है आपको, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ कोई अन्य सुझाव भी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। इस वीडियो की क्लास पीडीएफ, पीपीटी इत्यादि आपको, जो पीपीटी और टेस्ट होता है वो तो ऐप पर लगा हुआ है। क्लास पीडीएफ, जो क्लास पीडीएफ होती है और पीपीटी होती है, ऐप पर प्रतिदिन लगा रहता है, अभी भी लगा हुआ है, ठीक है। जब ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो को अगर आप ऐप पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो यूट्यूब पर तो ये सुविधा उपलब्ध नहीं है टेस्ट को लगाने की। लेकिन अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं ऐप पर, तो ऐप के जस्ट बगल में आप देखेंगे, ठीक है, पीडीएफ लगी हुई है, पीडीएफ के जस्ट बगल में देखेंगे तो टेस्ट लगा हुआ है। पहले वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद पीडीएफ को एक बार पढ़िए, और पीडीएफ पढ़ने के बाद जो पूरा कंप्लीट टेस्ट होता है पर डे का, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और वो टेस्ट देखा जाए तो आपकी परीक्षा उपयोगी होता है। परीक्षा के स्तर को ध्यान में रखकर टेस्ट बनाया जाता है, टेस्ट तैयार किया जाता है, और उसका विद एक्सप्लेनेशन बायलिंगुअल टेस्ट होता है, ठीक है। प्रतिदिन बायलिंगुअल टेस्ट होता है, यानी कि हिंदी इंग्लिश भाषा जो है उसका कोई भी बैरियर नहीं है, ना सवालों में ना ही कंटेंट में। आपको जो कंटेंट व्हाट्सएप ग्रुप में जो प्रिंटेबल पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है, वो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए, आप इस मासिक पैकेज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। इस वीडियो के पिन कमेंट को चेक करिएगा, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और इन्हीं सब बातों के साथ इस क्लास को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।